हाँ, तो सुमेधा बहन में कह रहा था, या फिर वो गंभीर रोग आएगा जब आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हो। व्हेन यू आर वन विद द गॉड, तब आएगा वो गंभीर रोग। इसलिए आएगा, वो पेंडिंग चल रहा था, उसको खत्म करना है। क्योंकि नेक्स्ट बर्थ नहीं होना, नेक्स्ट बर्थ नहीं होना है। इसी जीवन में आएगा रोग, गंभीर रोग आएगा, चला जाएगा। ठीक होगा, नहीं होगा, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन वो डिवाइन के साथ जुड़ा है वो इंसान, तो उसके लिए रोग महत्व नहीं है। रोग है तो कोई बात नहीं, रहते रहे तू रोग। पर उसे कोई परवाह नहीं है रोग की, उसे ठीक कराने की भी इच्छा नहीं है कि मैं ठीक कराऊं इस रोग को। ठीक है, हल्का फुल्का जो करेगा कर लेगा। वो किस लिए करेगा? जो भगवान ने एक शरीर दिया, एक अमानत दी उसको, अमानत, उसके प्रति कर्तव्य निभा रहा है कि इसे ठीक रखूं बस। ठीक होने के लिए ठीक नहीं कराएगा वो अपने आप को, एक कर्तव्य निभाने के लिए ठीक करेगा, वो भी हल्का फुल्का इलाज। ये नहीं कि सर्जरी करा ले, काट दो इसको उसको, नहीं कराएगा, मर जाएगा। नहीं कराना। मुझे कोई बीमारी से परेशानी नहीं है, शरीर में कष्ट है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। कोई दवाई ववाई से ठीक होता हो तो ठीक है, नहीं करानी सर्जरी, स्वीकार है। क्योंकि ये एंड है, जीवन का एंड है ये। दोबारा जन्म होना नहीं है। पेंडिंग जो चल रहा था 10 20 15 जन्मों का, इसमें निकल के खत्म हो जाए, फिनिश। क्योंकि वो एंड हो जाना है, बढ़ना नहीं है। अब इस पे एक ब्लंडर करते हैं लोग, ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर। खास तौर से मैं सहजियों की बात कर रहा हूँ। अगर कोई सहजी की किडनी खराब हो गई, उसने कहा भाई मैं बदलवा लेता हूँ, किसी की किडनी ले ली। ब्लंडर, ब्लंडर कर रहा है, ब्लंडर वो। लास्ट जीवन था, अब उसने ऋण चढ़ा लिया, ऋण ले लिया एक और उसने। अब बता, मजबूरी में कंपलसरी बर्थ होगा, दुर्गति और होगा। अंग प्रत्यारोपण करा लिए, यूजलेस है, एकदम बेकार है। आम आदमी तो भोग विलास में है, आम आदमी तो संसारिक इच्छाओं से भरे हुए हैं। उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया, जीने की इच्छा है उनकी तो जी लिया, ठीक है, उनको समझ में आता है। रिलाइज सोल को क्या जरूरत है ट्रांसप्लांट कराने की? स्वीकार भैया इस पे मेरा एक क्वेश्चन रहा है भैया। जब यूके में हम काम करते थे तो है। उसमें एक रिलीजियस ग्रुप था जिसको जेहोवाज विटनेस कहते थे। तो वो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो हम लोग पहले ही उनसे जैसे कंसेंट लेके रखते थे कि अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गया, अगर आपकी जान जा रही है तो आप क्या एक्सेप्ट करोगे क्या नहीं करोगे। तो इसके पीछे का उनका क्या लॉजिक रहता है भैया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पीछे? उनका एक सिक्योरिटी यही है ना कि जैसा तू रखेगा वैसे ही रहेंगे, हमें उधार नहीं लेना किसी से। अब ट्रांसफ्यूजन भी तो उधार ही है। स्वीकार कर लिया ना, मैं मृत्यु ठीक है, स्वीकार है, हमें तो कोई चिंता नहीं है। भाई आप उधार ले रहे हो ना, खून का ऋण तो चुकाना पड़ेगा ना। ये भी तो नहीं कराना चाहिए ना फिर, ये तो वही बात हो गई। मैं तो इसलिए, मेरा तो विश्वास बहुत कम है इसमें। मैं हर एक के ऊपर अपनी बातें लाद नहीं सकता, बट आई डोंट हैव फेथ। इस चीज में मेरा विश्वास नहीं है। मर जाओ, छोड़ो, मत चढ़ाओ हमारे शरीर में। ना देंगे ना लेंगे। ना देंगे ना लेंगे। क्यों? ये सारी चीजें प्रकृति के विरोध में जा रही हैं। भाई ऐसा भी क्या जीवन इतना ललायित हो गया? अगर कोई गंभीर एक्सीडेंट हुआ है, परमात्मा एलिमिनेट करना चाह रहे हैं आपको, और आप उनके अगेंस्ट जाकर आप जीवित रहना चाहते हो। भाई एक्सीडेंट अपनी मर्जी से हो गया क्या? लेकिन प्रैक्टिकली बहुत से लोग नहीं करेंगे ऐसा जो मैं बोल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो गया, ये है वो है फलाना ढिमाका। अरे भाई तुम्हारी मर्जी है भाई, आगे ऋण लेके आए हो, और 2 4 जन्म लेना फिर, और क्या करना। अब मान लीजिए इस जीवन में खून का ऋण ले लिया किसी से,
ठीक है, इस जीवन में तो ऋण चढ़ गया, आप उसे पैसे में तो उतार ही नहीं सकते। आप पैसे में उतार ही नहीं सकते वो ऋण, भले ही 50,000 रुपये खर्च कर लो, पर खून की कोई कीमत दे नहीं सकता है। वो तो एक फैसिलिटी की कीमत है। फैसिलिटी हॉस्पिटल ने दे दी, किसी का ब्लड निकाल के आपको दे दिया, बट यू कैन नॉट पे। आप ब्लड की कीमत नहीं चुका सकते, क्योंकि ब्लड इज कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन। सिंथेटिकली ब्लड बनाया नहीं जा सकता। वो सिंथेटिक ब्लड बना दिया, पर नेचुरल ब्लड को मनुष्य तो नहीं बना सकता। इट इज गिवन बाय गॉड। हाउ कैन यू पे? कैसे चुकाओगे खून की कीमत? तो खून देके ही चुकाओगे ना। तैयार रहो। कब खून देना पड़े, भाई किस रूप में देना पड़े। अग, भैया एक क्वेश्चन है। एक मिनट, एक एक मिनट, क्वेश्चन है इस एक बारे में। मिनट, एक मिनट राकेश जी, सुमेधा बहन की जी। बात तो पूरी हो जाए। अगर खून दिया हुआ हो पहले भैया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। आपने दे रखा है? पहले दिया था भैया एक दो बार, मतलब डोनेट किया था। चलो अब तो कर दिया, अज्ञानता में हो गया, हो गया। भाई समस्या बहुत गंभीर है ना। अब वो खून का कर्जा चुकाने आएगी सोल। देखो, इंसान बेईमान हो सकता है, समझना मेरी बात, इंसान चीट कर सकता है, इसके पैसे मार के नहीं देगा। पर सोल जो है ना, वो बहुत ऑनेस्ट होती है। समझ लो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सोल बहुत ऑनेस्ट होती है, अटर ऑनेस्ट, स्पिरिट अटर ऑनेस्ट। तो क्या करती है, भैया इसका खून लिया था मैंने, अब मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ताकि इसका खून का कर्जा उतार सकूं मैं। तो ये है कारण गहरा। अब इसका मतलब ये नहीं कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आप खून मत दो, दे दो भाई, मानवता के नाते दे दो। पर जो साइंस है इसके पीछे, सूक्ष्म साइंस, तो खून को आप पे नहीं कर सकते, यू कांट पे। कैसे करोगे? अब किडनी की कीमत कैसे चुकाओगे? हाउ कैन यू पे? सिस्टम की कीमत है वो, प्रोसीजर की कीमत है। किडनी की कीमत तो आप नहीं चुका सकते ना, बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, गॉड के द्वारा बनाई गई है। उसकी कीमत कौन चुका सकता है इस धरती पे? और जो चुकाते हैं वो भी गलत करते हैं, जो बेचते हैं वो भी गलत करते हैं, दोनों ही गलत हैं। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में ना इसे बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। तो एक तरीके से जो कीमत है वो अदला बदली करने की कीमत है। हॉस्पिटल जो कर रहा है, डॉक्टर जो कर रहा है, वो अपनी फीस ले रहा है, लेकिन इन चीजों की कीमत नहीं दे सकते आप। गॉड मेड चीजों की कीमत कौन दे सकता है? कोई बताएगा? लेकिन अज्ञानता इतनी भरी पड़ी है, इतनी भरी पड़ी है अज्ञानता मनुष्य के अंदर, उसमें उसने इसमें भी धंधा बना रखा है। अज्ञानता है, तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा, बुरा बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। जो लोग किडनी, मानव अंगों की तस्करी करते हैं, ये सब करते हैं, आपको पता ही होगा कि इनकी मृत्यु बहुत भयानक होती है, सड़ सड़ के मरते हैं। अपराध है एकदम, डिवाइन की नजर में अपराध है। लालच है ना, अटैचमेंट के कारण हो रहा है ना सारा ये। कोई पैसे से लालच करता है तो बच्चों को मार देते हैं, बच्चों को मार के उनके मानव अंग निकाल लेते हैं। लालच है ना। जो लगवा रहा है वो भी लालची है, अंधा मोह हम्म। से ग्रसित है इस संसार के, वो भी लगवा रहा है अपने, वो भी लालची है। बेचने वाला भी लालची, लगवाने वाला भी लालची। तो इनके दोनों के परिणाम क्या आने वाले हैं? क्या आएंगे परिणाम? अगर स्पिरिचुअल दृष्टि से देखा जाए तो बड़े भयानक परिणाम है। अब कोई मेरी बातें सुन के कहेगा मेडिकल वाला है, क्या बेवकूफी वाली बात है, तो मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है। मेडिकल साइंस कुछ तथ्यों को समझ ही नहीं सकती, वो उसकी समझ में आना ही नहीं है। जो गॉड की साइंस है
उसको समझ लिया अगर, तो मेडिकल साइंस फेल है। ये तो छोटे मोटी राहत देने के लिए है। इतनी डिटेल में अगर घुस रहे हैं ना, तो एंटी गॉड है सारी एक्टिविटीज इतनी डिटेल में। ये जो ट्रांसप्लांट वगैरह है, ये सब एंटी गॉड एक्टिविटीज हैं टोटल। आज मुझे जानवरों के आजकल पास मन नहीं होता भैया, तो वो लोग को कहाँ ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जानवरों को। वो लोग वही तो तो मैं रहते ही कहना हैं चाह ऐसे ही। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। अब आजकल एक नई बीमारी पहला पैदा हुई हुई है, आईवी वाला, आईवीएफ सिस्टम है। जबरदस्ती जिसे, इससे भी बच्चा पैदा कर लो, नली से पैदा करा लो, क्या कर रहे हो। अगर मैं मानूं एक बार को उदाहरण के लिए, आईवीएफ सिस्टम का इस्तेमाल महाभारत के काल में हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, एंड क्या हुआ उसका। 100 बच्चे पैदा हुए आईवीएफ सिस्टम से मान लो, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब बेबी मान लो उन्हें, तो वो अभिश्राप ही तो हुआ, श्राप ही तो था ये, श्राप ही लगा ना। और कुछ ना एक कुछ भी गड़बड़ बच्चा, रहता ही है और भैया। उनमें से एक भी बच्चा सही मार्ग पे नहीं चला, गलत मार्ग पे ही चले ना वो। तो कुछ ये ना जो कुछ एबनॉर्मेलिटी या गड़बड़ रहता ही है, पर ये फार्मा कंपनीज कभी मानती नहीं, क्योंकि इन्हें अपनी दवाइयां बेचनी होती हैं। बहुत है नॉर्मल ना, तो बहुत कम लोगों को ही इन्हें, देखा है। इन लोगों को पैसे का लोभ है, तो जो कराते हैं उनको दूसरी चीजों का लोभ है। दोनों ही लोभ के मारे हैं। स्वीकार क्यों नहीं करते, जैसे हैं वैसे क्यों नहीं स्वीकार करते। जो जीवन दिया है हमारे कार्मिक सिस्टम के अनुसार मिला है ना, अब उनको हम आर्टिफिशियली उसे अल्टर क्यों करना चाहते हैं, आर्टिफिशियली। यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, शल्य चिकित्सा ओके आई नो, पर एक का सामान दूसरे में लगा दो, ये शल्य चिकित्सा एंटी गॉड है टोटल। कट लग गया, सिल दो उसे, ठीक है। इसका उठा के उसे, उसका उठा के उसे, क्या मतलब है। कभी आपने सुना प्राचीन काल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, सुना है कभी किसी में। युद्ध होते थे, घायल होते थे, कभी सुना है किसी का खून किसी को दे दिया गया हो। क्यों। वो योद्धा कहीं ना कहीं इस बात को समझते होंगे। जब उनके पास मिसाइल जैसे आइटम उस जमाने में थे, मिसाइल, एटॉमिक पावर्स, न्यूक्लियर पावर उस जमाने में थी, क्या उनके पास ये पावर नहीं होगी ट्रांसप्लांट करने की, उनके पास नो हाउ टेक्नोलॉजी नहीं होगी, 100% होगी। पर कहीं ना कहीं वो जागृत थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, खून वून हमें किसी का नहीं चाहिए। पहले मैंने अपने उस पे, क्या कहते हैं, शुरू शुरू में जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना, उसमें ब्लड ग्रुप लिखा हुआ था, और उसमें फॉर्म में भरवाते हैं। बाद में मैंने भरा ही नहीं, मैं कहा ऐसी तैसी जाओ, मुझे नहीं भरना, मुझे नहीं चाहिए किसी कहीं का बेहोश हो गए और किसी ने खून चढ़ा दिया तो वो भी अब एक अब वो झंझट है। फिर मेरी गलती नहीं है ना, वो मेरी गलती नहीं है ना। पर उसका भी परिणाम मुझे चुकाना ही पड़ेगा ना, खाम खा मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे उतारने के लिए। जीवन किस लिए चाहिए था, इवॉल्व होने के लिए। इवॉल्व हो रहे हैं या हो चुके, अब किस लिए जीवन चाहिए अगला, व्हाट फॉर। पर्पस तो सॉल्व हो गया ना। हमारे बहुत से सहजी अभी भी इस जीवन को बहुत मजाक में लेते हैं, इवॉल्व होने को ऐसे समझते हैं, अरे ठीक है एक फैशन है इवॉल्व होना। नो, इट इज वेरी सीरियस। सीरियस इसलिए है कि इस जीवन में जो कष्ट भोग रहे हो, उससे कई ज्यादा कष्ट आने वाले जीवन में आने वाले हैं, जो अगला जन्म होगा। क्या अच्छा लगेगा ये सारे कष्ट दोबारा लोगे। मतलब उनको लगता है कि ये क्या है इवॉल्व होना, कुछ नहीं, एक शब्द है इवॉल्व होना। इससे ज्यादा कोई मतलब, हम तो वैसे ही जिएंगे जैसा जीते आ रहे हैं। मेरा क्या जा रहा है, झेलोगे आप लोग जो ऐसा सोचेंगे। यूट्यूब पे सुनने वाले सहजियो समझ लो इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप ही ने झेलना है, कोई और नहीं झेलेगा।
इस वर्तमान जीवन में इतनी यंत्रणाएं झेल रहे हो, तो मन नहीं भरा इन यंत्रणाओं से जो अगला जीवन लेने को आतुर हो बैठे हो? मेरे को तो अभी कान में कहते हैं श्री माता जी, बेटा आज तेरा एंड हो रहा है। मैं कहूंगा हाँ माँ, चैन मिल गया, खत्म हो गई झंझट। इतने सुबह रोज उठो, इतने सारे काम करो, एक लफड़ा है जिंदगी। और काम किस लिए करो? बस पेट भरने के लिए। इतने काम सुबह से लेकर रात तक। मैं तो कई बार सोचता हूँ, यार पेट ही गलत लगा दिया भगवान जी ने, इसके चक्कर में ही इतने लफड़े हैं। ये पेट ना होता तो लफड़े भी ना होते। कितने झंझट हैं संसार में। लेकिन जो इवॉल्व नहीं हो रहा है ना, उसको झंझट नहीं लगते, उसे तो टारगेट लगते हैं। हाँ, अब ये, अगला वो, उससे अगला ये, उसके लिए तो बड़ा क्रेज है। हाँ, ये अब ये कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। अब ये खरीदा है, अब वो खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। लेकिन जो इवॉल्विंग रास्ते पे आ गए उसके लिए यार बड़ा मुश्किल है जीवन। है इतने झंझट है। एक इतनी सी चीज करने के लिए इतनी बवाल अपनी जिंदगी में ले रहे हैं हम। ये डिफरेंस समझ में आता है नहीं बात सही? तो जो आज इस जीवन को, इस इवॉल्विंग एक हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली इवॉल्व होने की, उसको जो टेक इट ग्रांटेड लेता है, मुझे तो देख के उसे अफसोस होता है कि भाई कहाँ है तेरा विवेक? क्यों इसे टेक इट ग्रांटेड ले रहा है? अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं दोबारा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि टारगेट है ही नहीं उसका। वो तो सोचा और कुछ पड़ा है, संसार में कुछ और करना है। अंधा मोह चिपका हुआ है, अंधा मोह। अभी इससे गोंद लगी हुई है, फिर दूसरे से गोंद लग गई, फिर तीसरे में गोंद लग गई, फिर चौथे में गोंद लग गई। एक गोंद से निकलते हैं, दूसरी गोंद में चिपक जाते हैं। क्या होगा? कबीरदास जी ने कहा था ना मक्खी का उदाहरण देके, कि गुड़ में मक्खी के पंख लिपट जाते हैं, वो उड़ भी नहीं पाती। तो यही मनुष्य की चेतना है, मक्खी रूपी। वो चिपक गई, एक मुंह में चिपकी, फिर दूसरे में चिपकी, फिर तीसरे में चिपकी, फिर चौथे में चिपकी। चिपकती आ रही है, वो हटना ही नहीं चाहती। तो क्या होगा? बहुत दुर्गति और दुर्गति। किसी को अगर ये समझ नहीं आ रहा कि भाई अगले जीवन में बहुत दुख हो सकते हैं, तो इस वाले जीवन का आंकलन कर लो। जब इस जीवन में है तो अगले में भी होंगे। ये तो असंभव है कि ना हो। ये तो संभव ही नहीं है कि ना हो, ये तो मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं। क्योंकि ग्रॉस बॉडी में यदि हमारी शरीर में जीवात्मा आ गई, तो दुख लाजमी क्यों है? वाय 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 दुख जरूरी है। दुख रिफाइनमेंट एजेंट है चेतना के। कोई कहे अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो उसे को देखो, मुकेश अंबानी को देखो, कितना पैसा है उस पे। एशिया का सबसे अमीर आदमी है। मेरा किसी दिन उसके साथ शाम को, मुकेश अंबानी के साथ टाइम काटना आधे घंटे का, अगर उस पर टाइम हो और आपसे बहुत अच्छी मित्रता हो, उससे पूछना भाई मुकेश खुश है? देखो कितना वाला अपना दुखों का पिटारा खोल देगा आपके सामने। हजारों दुख हैं उनको, हमसे बहुत ज्यादा दुख उनको है। पर वो क्या करें, नाटक करने के लिए मजबूर हैं। अब सोचो, रेस घोड़ा कसीनो क्यों खेलते हैं वो? अपने गमों को, दुखों को दूर करने के लिए खेलते हैं। जितने दिखाई देंगे ना बड़े मतलब ग्लैमराइज करेंगे, अपने सारे शौक ग्लैमराइज कर रखे हैं उन्होंने। वर्ल्ड को दिखाएंगे, पूरी दुनिया को, देखो हम कितनी विलासिता से रहते हैं। आखिर किस कमी को भरने के लिए इतनी विलासिता को एक आवरण ओढ़ रखा है? कोई तो अंदर कमी शूल की तरह चुभ रही है ना।
छुपी पड़ी है ना कोई ऐसी चीज जिसे उस विलासिता के आवरण से ढका हुआ है। पॉइंट की बात समझने की है। आवरण क्यों ओढ़ा हुआ है विश्व का सबसे अमीर आदमी? क्योंकि ढका हुआ है, अपने कुकर्मों को ढका हुआ है उस विलासिता से। कितने लोगों का हक मारा हुआ है इन लोगों ने, कितने लोगों की थाली छीन ली है, अनगिनत लाखों करोड़ों लोगों की। कितने पैसे हड़प लिए हैं बैंकों के। वो सब अंदर अंदर दीमक की तरह खाते हैं इनकी चेतना को। और उसको ढकने के लिए एक बोतल, जैसे एक आदमी होता है ना शराबी, वो जीवन का सामना नहीं कर पा रहा। सुबह उठता है आधी बोतल पी लेता है, दोपहर में लंच में फिर वो पी लेता है, शाम को फिर पी लेता है, घर पहुंचता है नशे में, जिससे घर के बच्चे या वाइफ उससे कुछ कह ना दे। पहले ही ओढ़ के बैठा हुआ है उस शराब को। तो ये जो कीड़े काट रहे हैं ना अंदर, दीमक टर्माइट्स इनके अंदर लगे हुए हैं बहुत सारे, उसको ढकने के लिए विलासिता को ओढ़ लेते हैं नशे की तरह। लेकिन अंदर तो काट रहे हैं ना वो। अरे आप खुद ही देख लो, कोई, आपने कभी अपने बच्चे को नाराजगी में थप्पड़ मार दिया, कितने दिन तक अंदर दिल में कष्ट लगता रहता है थप्पड़ मारने का। बच्चा तो भूल जाता है लेकिन माँ या बाप नहीं भूल पाता। अंदर खाता रहता है उसको ये कि बच्चे को मारा था मारा था मारा था मारा था। दीमक की तरह लग जाता है अंदर। तो जो इतने बुरे बुरे कांड करते हैं, तो इनकी जीवात्मा अंदर से थोड़ी थोड़ी बोलती तो है ना। वो जो बोलती है उसी से दीमक लगती है इनके अंदर। फिर उसको सामना नहीं कर पाते, उसे ढकते हैं। फिर हाँ, हम 500 करोड़ की गाड़ी खरीद के लाए, 10,000 करोड़ की गाड़ी नीता अंबानी ने खरीदी, उस पे हीरे लगे हुए हैं। पर नीता अंबानी के दिल से पूछे भाई ये सब क्यों कर रही है, वो पिटारा खोल के बताएगी देखो मेरे जीवन में, अंदर वाले जीवन में इतनी सारी कमियां हैं, कैसे जीऊं मैं इन कमियों के साथ। दिखती तो मैं लक्ष्मी जैसी हूं, और मेरे अंदर तो हजारों कमी है अंदर। वो तिल सुई की तरह चुभती रहती है मेरे अंदर, उसे कैसे मैं पूरी करूं। ये सब ढोंगबाजी है, क्योंकि अंदर अंदर दंश लगा रही है। अब ये जीवात्मा जो है ना, जीवात्मा दंश मार रही होती है अंदर, तू ये गलत कर रहा है, तूने इसको लूटा, तूने उसको लूटा, उसको धोखा दिया, उसको छला। दंश मारती रहती है, सह नहीं पाते। तो इसीलिए ये सारी चीजें ढक लेते हैं, अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, जिससे लोगों के सामने देखो हाँ हम कितने बढ़िया हैं, कितने अमीर हैं। सच्चाई कुछ और है, बिल्कुल इसके विपरीत है सच्चाई। कभी मुकेश अंबानी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी आपने? अगर देखी हो तो मुझे कोई फोटो बताना उसका। देखिए कभी, कभी अडानी की आंखों को देखना, अडानी का फोटो उसकी आंखों में देखना जरा, फिर आपको सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। और हमारे प्रधान सेवक की आंखें तो दिखती ऐसी हैं, उसे ऐसे ही दिखती हैं कि भैया बहुत बड़े बड़े चोर हैं अंदर से। पता नहीं क्या क्या बवाल छुपा रखा है अंदर, आंखों से पता लग रहा है। धूर्तता ऐसे झलकती है ना, जैसे जैसे पानी बहता है ना किसी उसका, ऐसी धूर्तता बह रही होती है आंखों से। देखो कभी झांक के देखो उसमें। और धूर्तता के साथ क्या दिखाई देगा? डर। इतना सारा डर है अंदर, डर ही डर है बस। और अंदर अंदर डरे पड़े हैं, डरे पड़े हैं। अब ये करा, अब उसका डर, अब वो करा उसका डर, अब ये करा उसका डर। इतने सारे डर अंदर अंदर अंदर, अंदर से बिल्कुल कमजोर, मरगिल्ले, कायर, बिल्कुल पक्के कायर। और बाहर से दिखाएंगा हम शहंशाह हैं। सब ढका ढुकी का खेल चल रहा है। ढक रहे हैं अपने उस भय को, अपनी धूर्तता को। आपने बुद्ध की मूर्ति देखी?
बुद्ध की आंखों में देखा क्या दिखता है? शांति का सागर। अगर उनकी आंखें बंद हैं, बंद आंखों को भी देखो, आप शीतल हो जाओगे, अंदर एकदम शांत हो जाओगे। ऐसी रिफ्लेक्ट होती है ना शांति उनके अंदर से। उनकी आंखों को देखते ही आप शांत हो जाते हो। भोलेनाथ का चित्र देख लो कैलेंडर में, उनको देखोगे एकदम शांत। ज्यादा दूर मत जाओ, ये तो बड़े बड़े देवी देवता हो गए। आपने शास्त्री जी की फोटो देखी है कभी? पुरानी शास्त्री जी की फोटो देख लेना। छोटे से कद के शास्त्री, 4.5 फीट के होंगे मुश्किल से। उनके चेहरा देखना कभी। सरदार भगत सिंह जो थे, उनकी अगर पुरानी फोटो देख लो आप, ओजस्विता दिखाई देती है, शांति एकदम चेहरे से झलक रही होती है। और दूर मत जाओ, हमारे पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का चेहरा देख लो अभी भी। देखो आप खुद पहचानोगे। और इधर देख लो हमारे इस महा डैश डैश का चेहरा, अंतर दिखाई देगा साफ। ये अंदर दीमक लगी होती है इनके। आपको राजीव गांधी का चेहरा याद है? देखा है कभी उसका चेहरा? ध्यान से देखना कहीं फोटो। एकदम चेहरे पे ग्रेस, शांति दिखाई देगी, एकदम शांत एकदम। हम्म। ठीक है, वो परिणति जो भी हुई उसके साथ में, उसने जो भी हुआ, उसके साथ वालों ने क्या किया, लेकिन चेहरे पे आपको वो चीज नहीं मिलेगी। धूर्तता नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी का चेहरा ऐसा नहीं था, उसमें बहुत कुछ गड़बड़ भी थी। इंदिरा गांधी को कभी देखो पुराने चेहरे को, आंखें इंदिरा गांधी की कुछ और बता रही होती हैं, शब्द कुछ और बता रहे होते हैं। क्योंकि एक डिप्लोमेट, किसी से कुछ कहना है, किसी से कुछ कहना है, किसी से कुछ कहना है, सही बात किसी को नहीं बतानी, तो डिप्लोमेसी चेहरे पे दिखाई देती है। क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब आप लोग कनेक्टेड हो, आप आराम से देख लेते हो, आराम से देख सकते हो कि सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा जो मैसेज देती हैं आईज, देती हैं आंखें, सबसे बड़ा मैसेज। और कुछ अगर कचरा पचरा है तो आंखों में दिखाई देगा। वो सारा अंदर का मामला है। आप सब लोगों को अपने चेहरे याद होंगे पहले के, 10 साल पहले के चेहरे और आज के चेहरे, दोनों फोटो देखना। एक अभी का फोटो खींचना और एक 10 साल पहले वाले का देखना। आपको ये डिफरेंस अपने ही चेहरों में नजर आएगा। और उन चेहरों से ये पता लगेगा, अरे सफाई तो काफी हो गई, काफी सफाई हो चुकी है, वो वाली बात नहीं है। तो ये जो अंदर रिफ्लेक्शन है, ये हमारे चेहरे पे और हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट होता है। और फिर अगर आप वास्तव में अंदर से साफ हो रहे हो ना, तो आपको किसी भी आवरण की जरूरत नहीं है, ढकने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज ढकी नहीं जाएगी फिर। आर्टिफिशियलिटी आप अपना ही नहीं सकते, अपना ही नहीं सकते आर्टिफिशियलिटी। आप एकदम सरल, सौम्य अस्तित्व वाले बन जाओगे। जितनी ढका ढुकी का गेम है, ये सारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कहीं ना कहीं अंदर। आप चाहे आप अपने शरीर पे आप कुछ आवरण कर ढकते हो, मतलब तो शरीर से मतलब चेहरे से मतलब है मेरा, या हम, या स्टाइल हम कोई अपनाते हैं, ठीक। चेहरा हो गया, स्टाइल हो गई, व्यवहार हो गया, स्टेटस हो गया, ये सारे आवरण हैं। ये फैक्ट नहीं है, ये हम ढक रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्फिनिटी है, इसलिए उन सारे आवरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्फिनिटी तंग कर रही है।
कि हम अपने आप को प्रेजेंट करें, वैसे प्रेजेंट कर दें, अच्छा सा प्रेजेंट करना चाहिए। अगर ये शब्द आ रहा है ना हमारे अंदर, हमें अच्छा सा प्रेजेंट करना है, वही इन्फिनिटी है। पहचान। ये सोच ही नहीं आनी चाहिए अच्छा करना है प्रेजेंट की बुरा करना है। ये सोच ही कमी बता रही है। आप फ्लावर के पास जाते हो, फ्लावर क्या आपको अलग तरीके से प्रेजेंट करता है अपने आप को? वो जैसा है वैसे ही मुस्कुरा देता है। आपको अभिभूत हो जाते हो, आह कितना अच्छा लग रहा है। अगर सोचो गुलाब का फूल आपके आते ही किसी और स्टाइल में बदल जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? मतलब मैं जरा सा स्टाइल जरा चेंज कर देता हूँ, अपनी पेटल्स को मैं थोड़ा अलग तरीके से फोल्ड करके दिखाता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप उससे कहोगे अरे भाई गुलाब देख, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, तू जैसा है ना वैसे ही दिख, इसी में मजा आ रहा है। फिर गुलाब भी धीरे से कहेगा ठीक है, पर आप ये खुद पे भी तो कर लो, मुझे भी तो आप वैसी दिखो जैसे हो। सुनाई देती है गुलाब की बात ये कहता हुआ? कमल खिला हुआ है, आहा हा, कोई आदमी उसके पास गया, वो उसने आधी आधी पत्तियां मोड़ दी, कहा जरा स्टाइल से परचेस, कैसा लगेगा आधी पत्तियों का मुड़ा हुआ कमल? वो प्रेजेंट कर रहा है, अरे अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उसमें उसकी सारी ब्यूटी चली गई। जो अंदर की ब्यूटी थी, नेचुरलिटी की, वो तो खत्म हो गई, अब कुछ और बन गया वो। हम कहेंगे यार लगे हुए तो यहाँ कमल थे, ये कौन से वाले फूल हैं? माली से कहेंगे भैया ये कौन से फूल है? वो कहेगा बहन जी फूल तो गुलाब कमल के ही हैं, पर आपको देख के ऐसे हो गए ये। कैसा लगेगा? अजीब सा, नहीं? कभी आपने देखा है वो डॉग शो होते हैं, जो मालिक होते हैं उनके, उन्हें क्या क्या पहना देते हैं, कैसी कैसी उनके बाल काट देते हैं, कोई पोनी टेल बना देता है, तो कोई अलग तरीके से, कैसे लगते हैं बेचारे वो, उनकी वो नेचुरलिटी खत्म हो जाती है, अजीब से लगते हैं जैसे टॉय हो वो। देखा है आपने कभी कभी ऐसे? कोई तो दो चुटिया बना देगा उसमें, मैंने देखा है वो जो डॉग शो में आते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन बना रखे हैं। ठीक है। नहीं? पहचान खो जाता है डॉग का अपना। अब ऐसे ही डॉग शो वाला कुत्ता, जो मालिक था उसकी कॉलोनी में घूमने निकल गया, अब डॉग शो से वापस आया था वो, एक दिन पहले डॉग शो था, उसके मालिक ने पता नहीं उसे कैसा कैसा बना रखा था। बाहर जब निकला अपनी कॉलोनी के बाहर, तो जो गली वाले कुत्ते थे भौंके उस पे, भौंक के कह रहे हैं तू कौन? वो फिर भौंक के कह रहा है मैं तो वही हूँ। फिर भौंकते हैं वो, नहीं लग रहा तू वैसा, कौन है भाई तू, नया है क्या? फिर अपनी पुरानी तरीके से भौंक भांक के बताएगा मैं वही हूँ। तो वो गली वाले कहेंगे अरे वैसे ही दिख जाता, हमें तो वैसे ही अच्छा लग रहा था। फिर वो दुखी होके कहेगा क्या करूं, मेरा मालिक ने मेरा पता नहीं क्या बना दिया। तो कहने का मतलब है कि इंसान भी अपने आप को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है, वो जैसा है वैसा दिख जाए तो क्या बुराई है उसमें, खराबी क्या है बताओ? प्रकृति की सारी चीजें वैसी दिखती हैं जैसी वो हैं। लेकिन एक मनुष्य को अगर छोड़ दो, मनुष्य अपने आप को बिल्कुल अलग तरीके से, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पेश करता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालच छुपा हुआ है, एक ग्रीड है कहीं किसी ना किसी किस्म की अटैचमेंट है या ग्रीड है, वॉट एवर। उसका उसका एक्सप्रेशन ही अलग 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 जगह अलग अलग तरीके से हो रहा है। अरे ठीक है, उत्सव में आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, फॉर्मल ड्रेसेस पहन ली, उत्सव है कोई, शादी ब्याह है, दैट्स ओके, पर उसमें जो ओरिजिनलिटी खत्म करनी, अपनी ओरिजिनलिटी ही खत्म कर ली हमने साज सज्जा के चक्कर में, तो वो कहानी फिर ग्रेसफुल नहीं रहती।
बाहर से तो बड़ा ग्रेसफुल लग सकता है, आई एम सॉरी, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं, लेकिन अंदर वाले मैटर में कभी सोल को पूछा? जब हम चले मान लीजिए अपने आप को एक अलग से स्टाइल में, तो हम अपनी सोल से पूछे आर यू हैप्पी, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या खुश हो जाएगी तू? वो डेफिनेटली उसका आवाज डिनायल में आएगा, नो। सोल कहेगी मैंने तुझे ऐसे ही तो चुना था, अब तू क्यों अपने आप को बदल रहा है? जब मैं तेरे अंदर प्रविष्ट हुई, तेरे स्वरूप को जैसा था उसी स्वरूप को मैंने चुना है, एज इट इज चुना है। वाई यू आर चेंजिंग योर स्वरूप? वाई? पॉइंट की बात। आखिर किसको हम दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? ये सब पे बात कर रहा हूं मैं, खाली महिलाएं ना सोचे मैं उनकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। किसको दिखाना चाहते हैं स्टाइल? तो ये जो चीज है, ये हम पीड़ा देते हैं, अपनी ही सोल को हम पीड़ित कर रहे हैं, पीड़ित, कष्ट में दे रहे हैं, क्योंकि हम वो नहीं है जिसे सोल ने चुना था। सोल ने चुना है हमें, हमारे स्वरूप को चुना है उसने, बाई विल चुना है उसने। तो सोल को ये समझ में नहीं आ रही। ये कारण है, यही कारण है कि ऐसे लोग अंदर अंदर बहुत दुखी रहते हैं। बाहर से बहुत बढ़िया दिखेंगे, अंदर से दुखी, क्योंकि उनकी सोल रिकमेंड नहीं करती उनकी आर्टिफिशियलिटी को, और अंदर अंदर वो दुख उनका परमानेंट बना हुआ है। अब उस दुख को ढकने के लिए फिर और ऊपर से चढ़ा लेते हैं कुछ ना कुछ। एज इट इज, नेचर की सारी चीजें एज इट इज एक्सप्रेस करती हैं जैसी वो हैं। हम भी नेचर का हिस्सा हैं, वी शुड ऑल्सो एक्सप्रेस इन द सेम वे, जैसे हैं वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम हमारी है कि हम, कोई है, कोई है मनुष्य, हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसे एज इट इज स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी हजार कंडीशनिंग है। सामने वाले को हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी 1000 कंडीशनिंग है। हम कंडीशनिंग के चश्मे से सामने वाले को देखते हैं, बहुत सी चीजों में उसे रिजेक्ट करते हैं, बहुत सी चीजों में उसे सेलेक्ट करते हैं। पर ये जो रिजेक्शन है और ये सिलेक्शन है, दोनों ही वेस्ट है, बेकार है, क्योंकि दैट इज आउट ऑफ कंडीशनिंग। अगर हम कंडीशन नहीं है तो हम रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। हम इतना कर सकते हैं कि ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है पर रिजेक्शन नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। कॉम्पेटिबिलिटी ना होना नेचुरल है, पर रिजेक्ट करना ये मेंटल है। जजमेंटल है तो रिजेक्शन है थोड़ी सी बारीक बातें। ये बारीक बातें अगर एब्जॉर्व कर ली, रिफाइनमेंट बहुत तेजी से आएगा, बड़ा मजा आएगा इसमें। यही कारण है कॉम्पेटिबिलिटी वेरी करती है। तो नेचर के अंदर भी कॉम्पेटिबिलिटी है, सारी चीजें नेचर की एक सी नहीं है, कॉम्पेटिबल है। कुछ पहाड़ हैं, उन पे अलग प्रकार की वेजिटेशन है। प्लेन वाली वेजिटेशन को आप वहां उगा दो, वो उगेगी ही नहीं। ये कॉम्पेटिबिलिटी डिफरेंट है, ये वेरिएशन नेचुरल है। तो कॉम्पेटिबिलिटी की बात चल रही थी, कॉम्पेटिबिलिटी में वेरिएशन होता है, वो एक डिफरेंट है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन कंपैरिजन नेचुरल नहीं है। कंपैरिजन केवल ह्यूमन के अंदर आता है, जानवरों में नहीं आता। प्रकृति की किसी चीज में कंपैरिजन नहीं आता, क्योंकि वो कॉम्पेटेबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करती है। ह्यूमन के अंदर इन्फिनिटी के कारण कंपैरिजन आता है।
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो कंपैरिजन है। कुछ चीजों को छोड़कर, लोभ से संबंधित झगड़ों को छोड़ दें, लोभ से संबंधित झगड़ों को अगर छोड़ दें, बाकी सारे झगड़े आउट ऑफ कंडीशनिंग हैं। लोग झगड़ इसलिए रहे हैं, लालच को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हम ये छोड़ दें कि भी किसी लोभ है, किसी सामान का, किसी के पैसे का, किसका, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने झगड़े होते हैं वो इम्पोजिशन के होते हैं, थोपना है। क्यों? जैसा मैं हूं वैसा ही बनो। झगड़ा ही है इसी बात का। झगड़ा देखो, चारों तरफ देखो, जगह जगह इसी बात के झगड़े हैं, घर घर में झगड़े हैं। हम जैसा कह रहे हैं वैसे करो, वैसा बनो। माँ बाप बच्चों से कह रहे हैं जैसा मैं हूं वैसा बन, अगर तू वैसा नहीं है तू गलत जा रहा है। कितनी गड़बड़ बातें हैं सारी। माँ बाप इसलिए थोप रहे हैं, कुछ वो कर नहीं पाए अपने जीवन में, कुछ चीजें वो सोच रहे हैं बच्चे कर लें। यानी कि बच्चों पे थोपा किस लिए जा रहा है? क्योंकि माँ बाप अपनी विल पूरी कराना चाहते हैं बच्चों के द्वारा, इसलिए थोप रहे हैं। जो वो हैं उनके अंदर कोई, लगता है उन्हें कोई कमी रह गई, तो वो सारी चीजें बच्चों पे थोपेंगे, तू वैसा ही बन जैसा हम बनाना चाहते हैं। तो इम्पोजिशन कंडीशनिंग के कारण है। यहाँ पे लालच वाली कहानी इतनी नहीं है, कंडीशनिंग का मैटर ज्यादा है। अगर इंसान कॉम्पेटिबिलिटी वाले सिद्धांत को समझ ले तो झगड़ा ही ना करे किसी से, झगड़ा ही नहीं होने का उसका किसी से। केवल लुटेरों से तो हो सकता है, जो लूटना चाहते हैं उसका धन, बाकी किसी से झगड़ा नहीं होगा। अब चूंकि कॉम्पेटिबिलिटी वाला प्रिंसिपल समझ में नहीं आता, तो इम्पोजिशन शुरू हो जाती है। अपनी बात मनवानी है जबरदस्ती, और दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना है अपनी बात मनवाने के चक्कर में। और स्वतंत्रता कैसी है? जो उसे सोल ने दी है। सोल ने उसका व्यक्तित्व डिसाइड किया है। सोल हैज डिसाइडेड हिज और हर पर्सनैलिटी। लेकिन दूसरा मनुष्य अपनी पर्सनैलिटी की चीज उस पर थोप देना चाहता है, तो यहां पे झगड़ा शुरू होता है। मैंने ऐसा सोचा, तूने ऐसा क्यों नहीं करा, अब हो गया झगड़ा। भैया सोच क्यों लिया? छोड़ दो। अगर कंपेटेबल बन जाओ तो झगड़ा हो ही ना। अब कोट पैंट से तो झगड़ा नहीं करता ना, सूट तब बनता है। सूट अगर हम कहें कोट और पैंट से मिलके सूट बन रहा है, उनमें आपस में झगड़ा तो कोई नहीं। सूट कहे, कोट कहे मैं पैंट जैसा क्यों नहीं, और पैंट कहे तू मेरे जैसा हो जा, नहीं कहते ना वो आपस में। अगर वो झगड़ा नहीं करते तो सूट बनता है अच्छा। लेकिन मनुष्य को ये साधारण सी चीज समझ में नहीं आती। वो कहता है मेरे जैसा बन जा, तू मेरे जैसा सोच, मेरे जैसे समझ, तो झगड़ा करेगा। अरे ठीक है, यू हैव गॉट सम एक्सपीरियंस, जस्ट शेयर इट, इनफ। कोई उसमें से अपना ले तो ठीक है, नहीं अपनाए तो भी ठीक है। व्हाई टू इम्पोज? अब अपनी प्रॉब्लम होंगी, सबको परेशान करेंगे हम, इसको भी परेशान कर, उसको भी। हमें अपने जैसा चाहिए सारी चीजें, चाहे हमें कितना ही लोगों को तंग करना पड़े। घर घर में ये बीमारी है फैली हुई। हम सब ऐसे ही जीवन जी के आ रहे हैं ना। हमने ये समझा नहीं, जो कॉम्पेटिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है वो बेस्ट होता है, वो नेचुरल है टोटल। पूरी रचना के अंदर यही वाला प्रिंसिपल कार्य करता है, पूरी रचना जितनी क्रिएशन है। और चूंकि हम लादने में विश्वास करते हैं, हमारे जैसा ही होना चाहिए, हमारी ही बात मानो, हर हाल में मानो,
ऐसे क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? अरे भाई, हम वैसे नहीं है इसलिए वैसा नहीं सोचते। अब गेंदे का फूल गुलाब से झगड़ पड़े, तेरी खुशबू खराब है, गेंदे का फूल गुलाब से कह रहा है तेरी तो बहुत खराब खुशबू है, बड़ी बदबू आ रही है, मेरी देख कितनी अच्छी खुशबू है। गुलाब समझदार है, वो कह रहा है, मुस्कुरा के कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। झगड़ा खत्म हो गया। फिर प्यार से उससे कहेगा भाई देख, मैं तेरे जैसा नहीं हूं ना, मैं तेरे जैसा ऐसे ऐसे फूल वाला होता तो मेरी भी खुशबू तेरे जैसी होती। अब देख, मेरी पत्तियां अलग हैं, तेरी पत्तियां अलग है, इसलिए मेरी खुशबू वैसी नहीं है। तो यहां समझदार है गुलाब। गुलाब ने झगड़ने वाले गेंदे का झगड़ा खत्म कर दिया, प्यार से बताकर कि देख, तेरा आकार प्रकार कलर तेरा अलग है, मेरा आकार प्रकार पत्तियां अलग हैं। झगड़ा खत्म हो गया। नहीं, ये कितनी सरल बात है, और ये सारी बातें इवोल्यूशन को फास्ट कर देती हैं। फास्ट, अगर ये एब्जॉर्व कर लें, एकदम तेजी से आप इवॉल्व होते रहोगे। क्योंकि इन्हीं कारण से तो इवॉल्व नहीं हो रहे, यही झगड़े, यही तो इवॉल्व नहीं होने दे रहे। अब मैं थोड़ा याद दिलाऊंगा। महावीर जी और बुद्ध जी समकालीन हुए। साधना भी इन्होंने अपनी पीठों को जोड़कर करी है, पीठ से पीठ मिलाकर साधना करी है इन्होंने। एक का मुंह राजगीर की तरफ था और एक का मुंह बोध गया की तरफ था, वहीं बैठ के साधना की। ना झगड़ा हुआ ना बातचीत हुई, क्योंकि पूरक थे, कॉम्पेटेबिलिटी थी। कैसे कॉम्पेटेबिलिटी थी? एक ईड़ा प्रधान थे तो दूसरे पिंगला प्रधान थे, और जब दोनों की पीठ जुड़ी तो सुषुम्ना प्रधान हो गए दोनों। कहाँ झगड़ा करेंगे? क्या झगड़ा करेंगे? दोनों हाथ एक दूसरे के कॉम्पेटेबल हैं। कभी देखा है एक ऐसे करके लड़ा पड़ा है, हाथ ऐसे ऐसे करके, उसकी उंगली मोड़ दी इसने, उसकी उंगली मोड़ दी, कभी देखा? ये दोनों हाथ ऐसे झगड़ा करते हैं कभी? दोनों पैर झगड़ा करते हैं? क्योंकि कॉम्पेटेबल है। तो झगड़ा किसका होता है? जो कॉम्पेटेबिलिटी को समझना नहीं चाहता, थोपना चाहता है, वही झगड़ा करता है। कोई भी पक्ष अगर थोपेगा तो झगड़ा हो जाएगा, और उनमें से कोई समझदार हुआ तो वो चुप हो जाएगा। तभी किसी ज्ञानी ने कहा था, एक चुप 100 को हरावे। यानी कि कोई अपने व्यक्तित्व को आप पे 1000 तरीके से लाद रहा है, आप साइलेंट हो जाओ, शांत हो जाएगा, कुछ दिन बाद कॉम्पेटेबल भी हो जाएगा। तो झगड़े की कॉम्पेटेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ क्वेरल? साइलेंस। क्वेरल का कॉम्पेटेबल है साइलेंस, झंझट खत्म। है ना इंटरेस्टिंग बात? कुछ मजा आ रहा है इन बातों में? शर्रिंग चल रही है अंदर? जब ये बातें चल रही हैं तो आपका अवलोकन चल रहा है अपने अंदर, कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे मैं यहाँ वहां चल रहा है। ये चर्निंग अच्छी बात है, ये इवॉल्व होने में बहुत बढ़िया चीजें हैं, बहुत फास्ट हो जाएगा। अब हमारे बहुत से सहजी सोचते हैं आंख बंद करके हाथ फैला के बैठ जाओ बस इवॉल्व हो जाओगे। इज इट पॉसिबल? है पॉसिबल? जब तक अंदर चर्निंग नहीं होगी,
मंथन नहीं होगा कनेक्टेड स्टेट में, तो कैसे इवॉल्व होंगे? हाउ कैन बी पॉसिबल? छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े परिणाम। अब कोई मैं शास्त्रों की, उपनिषदों की आपको बड़ी गूढ़ गूढ़ बातें तो बता नहीं पाता, क्योंकि मैंने तो पढ़े नहीं है। जैसे वो तथाकथित ज्ञानी बताते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, ये देखते रहते हैं, अच्छा ऐसा हो जाएगा, क्या पता हो जाता हो। पर ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के चारों तरफ चलती हैं, जीवन रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। यदि इन छोटी छोटी बातों को हम अलाइंड कर लें, अलाइनमेंट कर लें, हो गया काम। किसी से भी झगड़ा पचगड़ा कुछ नहीं। अब जैसे हमारे घर में मान लो कोई ऐसा है, पक्का वाला अंधभक्त है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो दया आ रही है, ओहो यार ये तो दया के कौन केस है। अब उसको दया दया की दृष्टि से देखते हुए उससे बात करेंगे तो झगड़ा तब भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा उससे झगड़ा? और दया क्यों आ रही है पता है? अपने ही हाथों से इसने नरक नरक के दरवाजे खोल लिए हैं, तो दया तो इसलिए आ रही है ना। और इस जीवन में हमारा संबंधी बना है ये, तो दया फील होगी। गया ये तो काम से, तो झगड़ा तब भी नहीं होगा। वाद विवाद से बचना चाहिए अंधभक्तों से, क्योंकि विवेक होता नहीं, तो फिर वाद विवाद का पॉइंट ही क्या रह गया। एक स्टिकर देखा था मैंने, बड़ा मजेदार स्टिकर पोस्ट था। एक अंधभक्त का दिमाग निकल के आ गया बाहर, कह रहा अच्छा मैं जा रहा हूं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। पैदल पैदल जा रहा दिमाग निकल के उसमें से, कह रहा तुम्हें मेरी जरूरत तो है नहीं, मैं कहीं और के जाके लगूंगा। अंधभक्त खाली पॉलिटिकल ही नहीं होते, आम जीवन में भी बड़े सारे अंधभक्त मिलेंगे आपको। वो कौन से अंधभक्त होते हैं? जिनकी आंखों पे कंडीशनिंग का चश्मा पड़ा चढ़ा हुआ है, वो भी अंधभक्त। कंडीशनिंग, इतनी सारी कंडीशनिंग का, मोटे लेंस वाला चश्मा है, मोटा वाला, उसके बिना उन्हें दिखता नहीं कुछ भी। और वो फिर जितना भी संसार में झगड़े हैं, ये उन चश्मे पहने वाले लोगों के कारण है, जो मोटे मोटे चश्मे पहन रखे हैं कंडीशनिंग के। उनके कारण ही बवाल है, पूरी दुनिया में आफत मचा रखी है। घर घर में आफत, समाज में आफत। अब तो बहुत खतरनाक स्थिति आ गई, मारपीट, मारना भी शुरू हो गए, हत्या भी कर देते हैं अब तो, सीवियरली कंडीशनड पर्सन। फिर हम घूम फिर के आएंगे, ये सारी चीजें एक ही चीज के कारण चल रही हैं, बातें, मन। एक भजन की लाइन याद दिला रहा हूं, मैंने बहुत पहले सुना था। श्री माता जी के चरणों में मन रख दो, हो जाओ संपूर्ण समर्पित। अब उस भजन में भी यही कहा गया, भैया मन रख दो यहाँ पे। चरणों में नहीं रखा जा रहा, अलमारी में रख दो, लेकिन इसे रख दो, इससे निजात पालो। अगर ऐसा ना होता तो भजन में भी मन का जिक्र ना होता, कि माँ के चरणों में छोड़ के चले जाओ यार। समर्पण का मतलब है मन का अर्पण। समर्पण मीन्स मन का अर्पण। अब भजन गाते हुए तो सहज ही बड़े मजे से कह देते हैं, गा लेते हैं, और जो अर्पण किया है गाना भजन खत्म होते ही वापस ले लेते हैं। समस्या ये है,
श्री माता जी भी कहती होंगी ये कैसा अर्पण कर रहे हो भाई, भजन में तो अर्पण चल रहा है और भजन खत्म होते ही वापस लेके चले गए, इसलिए तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है। नहीं, ये तो वही बात हो गई, वैष्णो माँ के दरबार में जा रहे हैं, प्रसाद ले रखा है, नीचे कटरा से खरीद के ले गए प्रसाद, या वहां पास वाली दुकान से भी ले लिया, और वहां मिले पंडित जी और 3 पिंडियों के सामने रख दिया प्रसाद। पंडित जी अभी यूं करके झुके हैं, फिर वापस उठा के हमने अपनी जेब में रख लिया प्रसाद। ये तो वही वाली बात हो गई, प्रसाद चढ़ाया कहाँ, पंडित जी को ट्रांजैक्शन भी नहीं करने दिया, इतने में दोबारा वापस ले लिया हमने प्रसाद वो। तो ऐसी श्री माता जी कहती होंगी कि भैया तुम नहीं अर्पण वर्पण करने वाले, तुम तो जो समर्पित करते हो वो वापस ले लेते हो, अब मैं कैसे तुम्हें उत्थान दूं, मन छोड़ो तो उत्थान दूं, अब मन के साथ तो मैं उत्थान दे नहीं सकती, क्योंकि मजबूरी है माँ की, कैसे दे। अब हृदय में सहज ही आए तो उत्थान की तरफ ले चले, अब मन में ही रहेंगे तो उत्थान कैसा। हो जाएगा उत्थान। आज क्या तारीख हो गई, 20। 20। आज है थर्सडे। अच्छा अभी एक थर्सडे और आएगा, अभी एक थर्सडे। एक थर्सडे और आएगा, हमारे 12th वर्कशॉप का थर्सडे है, उसके बीच में एक थर्सडे और है। हो गई तैयारी आंतरिक। भाई पिछले वाले वर्कशॉप का आखिरी वाले वीडियो के लास्ट 1 मिनट देख के आना, और जो देखा है देखो, उसे करके आना, फिर मजा आएगा। फिर तेरा कुछ और जो बैठी है ना वहां, माँ बैठी हैं, वो भी कुछ प्रसाद देने को तैयार है आपको, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं, हृदय की झोली में डालेंगी वो, मन की जेब में प्रसाद नहीं देने वाली हूँ, याद रखना, वरना फिर बैरंग लिफाफे की तरह वापस आओगे, बिना टिकट का लिफाफा जैसे वापस चला जाता है। हृदय की झोली में डालेंगी वो, हृदय में अगर रहेंगे तो बहुत कुछ लेके आओगे वापस। मन वाले रीते रह जाएंगे, इसलिए हर बार मैं मना करता हूं ना कि मन से बाधित ना आए। तो कोई कहेगा मन से बाधित क्या, मन की बाधा तो आपको पता ही है, कंडीशनिंग है तो मत आओ, कंडीशनिंग नहीं है तो आ जाओ, क्योंकि प्राप्त नहीं होगा कुछ भी। अगर फिर यही जूम ही बतेरा बढ़िया है, घर बैठे सर्विस मिल रही है जूम की, क्योंकि मन अगर लेके आ गए तो उस पात्र में, मन के पात्र में वो कुछ देंगी नहीं।